स्वागत है आप सभी का। आज हम बायोलॉजी के जेनेटिक्स में चल रहे मेंडल के नियम का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने इसके पहले 2 नियम पढ़े हैं और वो दोनों नियम थे प्रभाविता का नियम इसमें क्या था कि अगर एक प्रभावी लक्षण है, जैसे कि यह शुद्ध लंबा पौधा है, अगर इसको किसी अप्रभावी लक्षण शुद्ध बौने के साथ अगर हम क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में जो भी पौधे होंगे वे प्रभावी लक्षणों वाले होंगे। ठीक है, तो ये प्रभाविता का नियम था, सभी पौधे जो होंगे वो प्रभावी लक्षणों वाले होंगे। दूसरा नियम हमने पढ़ा था पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसे हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए थे उन्हीं का आपस में सेल्फ क्रॉस कराने पर जो सेकेंड जनरेशन होगा उसमें इनका फिनोटाइप 3 संबंधी 1 का होगा और जो जीनोटाइप होगा वो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी और ये होगा स्मॉल स्मॉल टी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यह जो शुद्ध लंबा है और शुद्ध बौना है, यह जो दोनों शुद्ध लक्षण वाले पौधे हैं, यह सेकंड जनरेशन में अलग हो जा रहे हैं, पृथक हो जा रहे हैं, इसीलिए इनको हमने पृथक्करण का नियम कहा। इसमें क्या है, अगर इसका हम फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप का मतलब जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, जो बाहर से दिखता है, तो इसमें लंबे पौधे 1, 2 और 3, तो जो लंबे पौधे हैं वो 3 हैं और जो बौना पौधा है वो 1 है। तो इस तरह से इनका जो अनुपात होगा लंबे और बौने पौधे का वो 3 संबंधी 1 होगा। ये तो था फिनोटाइप। जीनोटाइप अगर हम पढ़ेंगे तो हम इसमें इसके जेनेटिक रूप को देखेंगे, अर्थात इसको हम आंतरिक रूप में देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कैपिटल टी, यहाँ कोई कैपिटल टी नहीं है, यानी जो शुद्ध लंबा है वो कितना है, शुद्ध लंबा संबंधी आपका हो गया संकर लंबा। संकर लंबे 2 है, संबंधे 1 शुद्ध बौना। ठीक है, तो देखिए शुद्ध लंबा 1 संबंधे संकर लंबे 2 और संबंधे शुद्ध बौना 1। तो इस तरह से यह जो इनका जीनोटाइप अनुपात होता है वो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 हुआ। इसे हम युग्मकों की शुद्धता कहते हैं, क्योंकि इसमें जो युग्मक थे, जो शुद्ध वाले लक्षण थे, एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ये दोनों पृथक हो गए। इसके बाद हम इसका थर्ड रूल पढ़ेंगे जो कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहलाता है। ये है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनेंस या लॉ ऑफ फ्री डोमिनेंस। इसके अतिरिक्त इसको हम द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। यहाँ द्विसंकर क्रॉस इसलिए कहते हैं कि इसमें हम 2 लक्षण साथ में लेंगे। जब 2 लक्षणों का एक साथ क्रॉस कराते हैं तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, और जब एक ही लक्षण लेंगे, जैसे लंबाई ले लिया या पुष्प का रंग ले लिया या फली का आकार ले लिया, अगर हम कोई एक लक्षण को लेके अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वह एक संकर कहलाता है, जैसे प्रभाविता का और पृथक्करण का नियम था। हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि जब जोड़े के लक्षणों का क्रॉस कराया जाता है तो जो अगली पीढ़ी होती है उसमें लक्षण जोड़े में ही आते हैं और जो उनका अनुपात होता है वो हमेशा 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 आता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर गोल मटर और पीला कलर वाला दाना,
जो शुद्ध गोल मटर हो, स्वस्थ हो और उसका जो कलर होता है वो पीला हो, इसका हम क्रॉस एक अविकसित दाना जो कि झुर्रीदार हो, पिचका हुआ हो और वो हरा टाइप का दिखता हो, तो यह अविकसित हुआ और यह विकसित हुआ, तो यह हुआ गोल पीला, गोल और पीला, और यह हुआ झुर्रीदार और हरा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस कराते हैं। तो सबसे पहले हम इनको आर को एक तरफ कर लेते हैं कॉमन के रूप में, तो ये है, इनको हम क्या करेंगे इस तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको हम क्या करेंगे इधर कर देंगे, तो हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ हो गया स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ ध्यान देंगे कि जो पहला जो युग्मक जोड़ा होगा वह कैपिटल होगा और लास्ट वाला जो होगा वो दोनों स्मॉल होगा। अब हम इसका खाना बनाते हैं, 4 खाने इस साइड से और 4 खाने इस साइड से, इस तरह से कुल 16 खाने बनेंगे। ठीक है, आप देखिए, अब हम इनको लिख देंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो पहले लिखेंगे कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी को ऐसे भी हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसको लेंगे इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ फिर लेंगे इसके साथ, तो हो गया कैपिटल आर, ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आप कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ हो जाएगा फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब ये इसके साथ होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ लेंगे हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। पहला कैपिटल सभी आएगा और लास्ट वाला सभी स्मॉल आएगा। अब हम इनको इसके फिनोटाइप में लिखते हैं, तो यह हो गया गोल पीला। देखिए, यह आर को राउंड गोल से और वाई को पीला से, यहाँ पर एक कैपिटल और एक स्मॉल रहेगा, तो कैपिटल जो वर्ड होगा वो जिस लक्षण को प्रदर्शित करेगा हम उसी को लिखेंगे। जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो पीले के साथ ये हरा है, तो हम यहाँ हरा नहीं जोड़ेंगे, हम सिर्फ पीला ही कहेंगे। तो यह हो गया गोल और पीला, यहाँ भी हो गया गोल और पीला, यह भी हो गया गोल पीला, यहाँ ये गोल पीला गोल, वाई है दोनों, तो इसका हम कहेंगे हरा। यहाँ क्या होगा गोल पीला, यहाँ क्या है गोल
यह भी हवाई हरा। यहाँ हो गया गोल पीला, यह हो गया गोल पीला, यह हो गया झुर्रीदार, दोनों स्मॉल आर हैं तो झुर्रीदार और पीला, यह भी हो गया झुर्रीदार और पीला। ठीक है, यह हो गया गोल पीला, गोल, उसके बाद हरा, यह हो गया झुर्रीदार पीला, यह हो गया झुर्रीदार और हरा। ठीक है, तो यह 16 खाने हैं और सब ये लक्षण अब प्रदर्शित हो रहे हैं। अब हम इनका फिनोटाइप निकालेंगे। फिनोटाइप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए फिनोटाइप बराबर, पहले लीजिए गोल पीला कितने हैं, गोल और पीला, तो गोल पीला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गोल पीला कितने हुए, 9 हुए। अब हम लेंगे गोल हरा, गोल हरा देखिए, गोल हरा 1 2 2 और 3, तो गोल हरे हुए 3। अब हम लेंगे झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला कितने हैं, आप देखिए इसमें झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार पीला 3, कितने हुए 3। अब बचा क्या, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा, तो झुर्रीदार हरा देखिए एक ही बचा है, तो इस तरह से 1 आएगा। ठीक है, तो जब इनका अनुपात होगा वह होगा 9:3:3:3:1, यही इसका अनुपात है। ये सभी लक्षण जोड़े में आते हैं, यही मेंडल का तृतीय नियम या स्वतंत्र अव्यवहन का नियम है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कि जब हम जोड़े के लक्षणों का आपस में, परस्पर विपरीत लक्षणों का आपस में जब क्रॉस कराते हैं, तो जो अगली पीढ़ी होती है उसमें जितने भी लक्षण होंगे वो जोड़े में ही होंगे, और जो उनका अनुपात होगा वो 9:3:3:1 का अनुपात होगा। तो ये मेंडल का थर्ड नियम है। इसके बाद मेंडल के लक्षणों में बहुत सारी कमियां भी रह गई, जिसका बाद में लोगों ने अपने अपने तर्क के हिसाब से उसको सिद्ध किया। उसमें जो सबसे पहला है वो है अपूर्ण प्रभाविता। तो हम यहाँ पढ़ेंगे मेंडलीय विकार, पढ़ेंगे हम मेंडलीय विकार। पहला है अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, किस नियम के अनुसार, यह नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब एक प्रभावी लक्षण का एक अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराते हैं, तो जो पहली पीढ़ी होती है उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट नहीं होता है, उसके साथ अप्रभावी लक्षणों का भी कुछ अंश उसमें जाता है। तो यह नियम जो है यह प्रभाविता के नियम का, मेंडल के प्रभाविता के नियम का विरोध करता है और उसका यह अपवाद है। जैसे एक गुलाबांस होता है, तो उसमें क्या हो, अगर एक लाल पुष्प हो, यह वह लाल पुष्प, इसका हम क्रॉस कराते हैं, आप ले लीजिए सफेद पुष्प से। ठीक है, लाल पुष्प का सफेद पुष्प से क्रॉस कराते हैं, तो जो यह नेक्स्ट जनरेशन होगा उसमें RW, मतलब क्या हुआ कि यह पिंक हुआ, यानी गुलाबी। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, यह दिख रहा है कि लाल भी इसमें है
और सफ़ेद भी है, जिस कारण से इसका रंग गुलाबी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रभाविता का नियम है कहता है कि सिर्फ प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इसीलिए यह मेंडल के प्रभाविता नियम का अपोजिट है, विरोध करता है, जिसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। सेकेंड आपका है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है जो माँ बाप के ब्लड ग्रुप होते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का बी है, तो अगर जो इनके संतान होंगे अगले जनरेशन में, उनका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, जो क्या है दोनों को साथ साथ लेके चल रहा है, अर्थात ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। तो इसी को कहते हैं सह प्रभाविता, यानी साथ साथ दोनों लक्षणों का प्रभावित होना। अगर हम इसको देखते हैं कि सभी हो रहे हैं कि नहीं साथ साथ प्रभावित, तो आप ले लीजिए ए ले लीजिए, इसमें बी ले लीजिए, इधर से भी ए और इधर से बी। अब ठीक है, तो इसमें जो हमारा होता है यहाँ पर होगा ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर होगा ए बी, यहाँ पर हो गया ए बी और, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बी ब्लड ग्रुप है वह उनके संतानों में जा रहा था, दोनों समान रूप से उसके अगले जनरेशन में प्रभावित होते हैं, इसीलिए इसको सप्रभाविता का नियम कहते हैं। अब हम आएंगे वर्णांधता और हीमोफीलिया पर। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है कि अगर किसी को चोट लग जाए, अगर ब्लड आने लगता है तो उसका ब्लड जमता नहीं है और लगातार बहता रहता है। तो यह जो रोग होता है यह आनुवांशिक होता है, इसी को हीमोफीलिया कहा जाता है। जैसे अगर माता अगर है हीमोफीलिक है, माता हीमोफीलिक है, तो उसका जो क्रोमोसोमल प्रदर्शन होगा वो इस तरह से होगा। अगर यदि माता वाहक है तो उसमें क्या होगा, एक पर डॉट दिखाना है। अगर पिता अगर हीमोफीलिक होगा तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाई होता है, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम देख लें कि अगर सपोज करो कि माता हीमोफीलिक है, यानी एक्स डॉट है, और पिता स्वस्थ है एक्स वाई, पिता स्वस्थ माता रोगी यानी हीमोफीलिक है, ठीक है। तो क्या होगा आप देखिए, एक्स डॉट वाई, यहाँ हो गया एक्स डॉट वाई। क्या हुआ, जितने भी संतान हैं अर्थात ये जो दो लड़कियां हैं वह भी वाहक हो गई, और जो दो लड़के हैं वे क्या हो गए, हीमोफीलिक हो गए, वह पूरी तरह से ग्रस्त हो गए, ठीक है ना। तो जो संतान होंगे वह हीमोफीलिक होंगे, पूरी तरह से ग्रस्त होंगे, लड़के होंगे जो ग्रस्त होंगे, और जो लड़कियां होंगी वाहक होंगी, मतलब उसके अंदर उस लक्षण और उसके जो डीएनए है वो उसके शरीर में वो है, लेकिन वो लक्षण बाहर से प्रदर्शित नहीं होता है, और वो अगले पीढ़ी में
वो जा सकता है, वो लक्षण प्रदर्शित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यह मेंडल का तीसरा नियम और मेंडली विकार ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक्स।